डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आय रोजगार निर्धारण से 5 अंकों के प्रश्न चैप्टर वाइज। तो इसके पहले भी मैंने 2 अंक के और 3 अंक के जो है अपलोड कर दिए हैं। 5 अंकों का प्रश्न देख रहे हैं। बचत एवं निवेश फलन की सहायता से समझाइए कि अर्थव्यवस्था कब संतुलन में रहती है या होती है। रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है बचत एवं विनियोग द्वारा किस प्रकार रोजगार निर्धारण होता है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में 5 नंबर का। तो आप बता सकते हैं कीन्स के अनुसार क्या होता है आय रोजगार का संतुलन का सिद्धांत, और उसके बाद में जो है नियोजन को डिफाइन कर देंगे। जो नियोजन विनियोजन होता है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैसे होता है, गैर नियोजन और विनियोजन जो होता है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। 2 प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्थाओं में ये। तो इसको आप समझा देंगे और ये आंसर जो है आप एक बार पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पे अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ को समझाऊं। इससे पहले मॉडल पेपर में हर चीज़ मैंने आपको समझाई है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करा दी है, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन। इसके बाद में आप जो है आय और रोजगार, उपभोग, बचत, निवेश, इन सभी को एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं आप चाहें तो अगर आप नहीं चाहते हैं इस टेबल को लिखना तो आप टेबल को भी स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछता है, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप एग्जामिनर रेखा चित्र से बताएं, तो आपको रेखा चित्र बनानी है। अगर रेखा चित्र नहीं आती तो एग्जाम्पल बना दें। तो इस तरह से आपको समझाना है। यहाँ पे ये डायरेक्ट रेखा चित्र आपको बनानी है। ये थोड़ा सा बचा हुआ जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए आपको ये तालिका बनानी आनी चाहिए। अपनी मर्जी से आप कोई भी जो चीज़ है वो लिख सकते हैं, यानी कोई भी डाटा आप ले सकते हैं। डाटा आपका सही होना चाहिए और सेट होना चाहिए। उसके बाद में ये आपको डायग्राम बनाना है। इसमें है संकलन चित्र में क्या क्या चीज़ दर्शाई गई है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये चीज़ आप पढ़ करके समझ सकते हैं। उसके बाद में निवेश गुणांक की परिभाषा देनी है। निवेश गुणांक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में क्या संबंध है ये आपको बताना है। डिफाइन करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला बार बार में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कई बार इसको आपको बताया है कि इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, एमपीसी के बीच में रिलेशंस भी हमने बताया है, डिस्कस किया है। जैक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है आपको सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी सैम्पल पेपर में मैंने इसको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे बताया है। आप चाहें तो यहाँ से उत्तर देखना चाहें। अगर आपको ये उत्तर थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, यानी कि आपको याद नहीं होता है, तो आप जा करके सैम्पल पेपर को स्टडी कर सकते हैं। सैम्पल पेपर में बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में मैंने हर चीज़, एक एक वर्ड को पढ़ करके कैसे कैसे आया है, कैसे कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई गई हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे उसको देखते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा आंसर इस तरह से लिखना है। आप देख लेना, जब शून्य होती तो क्या होता है, यूनिटी होती है तो क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं। बाजार और सामूहिक मांग में अंतर आपको बताना है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सामूहिक मांग के बारे में बता देंगे, फिर बाजार मांग को आप समझा देंगे। और बाजार मांग को समझाने के लिए अगर वक्र की जरूरत होती है तो उसको आपको याद होना चाहिए। बाजार मांग क्या होता है, सामूहिक मांग का कैसा होता है। ये डी जो है आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। और एग्रीगेट का जो मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी मॉडल पेपर में समझाया हुआ है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। चित्र 1 और 2 को कंपेयर में ला सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कम लिखना होगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। किन्स के आय और रोजगार सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को समझाना है। आपका जैक 2016 और 18 में आ चुका है, इस बार आने की पूरी संभावना है। ढंग से पढ़ लेना। किन्स के बारे में जो है आपके मॉडल सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपका सॉल्यूशन है। आप इस तरह से जो स्टेटमेंट देते समय सारे समीकरण को जो है ज़रूर समझाएंगे। समीकरण के बिना किन्स का जो है सिद्धांत वो अधूरा रह जाएगा। तो इस तरह से आप समझाते हुए पूरा का पूरा लिखेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लेना। तो इस तरह से आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से लिखना चाहें। इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह से बताएं या फिर इस तरह से बताएं, आपकी मर्जी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इसमें किन्स का जो आय रोजगार का सिद्धांत समीकरण या संतुलन है, वो आप बता सकते हैं सामूहिक मांग में और सामूहिक पूर्ति में कैसे आता है। कौन सा आपका एडी जो है बड़ा रहता है एएस से, और एएस जो है आपका बड़ा रहता है एडी से सामूहिक में, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। के बाद में जो है आपका क्लासिकल विचारधारा की भी बात हुई है, कई बार हमने डिस्कस किया है। एग्जाम पेपर में भी आपके मॉडल पेपर में क्लासिकल विचारधारा के बारे में बताई गई है। उस चीज़ को मैंने बहुत तरीके से समझाया था। क्लासिकल विचारधारा को किसी ने भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया है जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो उस चीज़ को आप देख लेना। उसमें आपको शांति से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं तो मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आंसर देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट कीजिए कि संतुलन आय में परिवर्तन केवल सामूहिक मांग में परिवर्तन के कारण होता है। क्या है? संतुलन आय में परिवर्तन जो है, यानी चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम अपीयर्स ओनली ड्यू टू द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। तो आपको एग्रीगेट डिमांड और चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम में जो है, आपको क्या करना है, जो है रिलेशन को कायम करके बता देना है। इसमें ये संबंध होता है, इसलिए ये चीज़ चेंज होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। इस आंसर को आप ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, जहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत हो। ग्राफ बिना बनाए आपको नंबर काट दिए जाएंगे, तो नंबर पाने के लिए आपको ग्राफ जरूर बनाना है। इस टाइप के ग्राफ्स जो है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ कैसे कैसे ये उठता है। मैंने ये भी बताया था ओरिजिन से ये 45 डिग्री पर होता है हमेशा। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमेशा 45 डिग्री पे होती है। और एग्रीगेट डिमांड जो है हमेशा जीरो से बहुत ऊपर उठता है, क्योंकि ये हमेशा के हमेशा ऑटोनोमस कर्व में जाता है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड हमेशा के हमेशा किसी न किसी वजह से मतलब पूरा रहता है, यानी कि उठा रहता है। क्योंकि आप कमाएं या ना कमाएं, खाना तो ज़रूर खाओगे, तो इसलिए जो है ये उठा रहता है। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। तीन और कीजियन विचार में आय संतुलन स्तर अपूर्ण रोजगार स्तर को सूचित करता है, ये स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है अलग है, आपके मॉडल सेट्स में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार जो है आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये काइजियन जो व्यू पॉइंट है उसके अनुसार जो है इसका आंसर है। इसको ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि आपको ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी डाल रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो संलग्न चित्र में जो है आप मतलब यहाँ पे चित्र भी स्पष्ट कर देंगे कि इसमें कौन सा डायग्राम कैसे है। कुछ संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल जो प्रश्न आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए। यदि अर्थव्यवस्था में विनियोग जो है 300 करोड़ बढ़ाया जाता है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है, तो आय में वृद्धि क्या होगी, ये आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, आपका बोर्ड कभी भी इसको कैच कर सकता है, दे सकता है। आठवां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आय के संतुलन स्तर पर का जो है परिकलन करना है, निकालना है आपको। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बस केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। बचत जो है -100 प्लस में 0.2y जो है, यह एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन है। निवेश व्यय जो है 5,000 है। आय के संतुलन स्तर पर परिकलन करना है आपको। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। आपको y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, कंजम्पशन प्लस में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है आपका इनकम और कंजम्पशन जो है y का हम फॉर्म लिख लेते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें s इक्वल्स टू आई हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको y की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 20% बचा लिया जाता है। यदि निवेश में वृद्धि जो है 10,000 होती है, तो आय में कितनी वृद्धि होगी, इसकी गणना आपको करनी है। तो एमपीएस जो है आपको 0.2 दे रखा है। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। के आपको पता ही है, गुणांक का मान 1 में एमपीएस, वाई अपन में आई होता है। यहाँ पर सब कुछ निकाल करके आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है। 300 से बढ़ करके अर्थव्यवस्था में निवेश जो है 500 हो जाता है, फलस्वरूप आय का संतुलन जो है स्तर 2,000 बढ़ जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आपको जांच करनी है। सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। आई, वाई और के की वैल्यूज़ को आपको निकाल देनी है। आसानी से इसको वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हैं। एक बार न्यूमेरिकल को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपसे जो पूछा गया है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ही चांसेस कम होते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको जरूर घुमाया जाता है, यह हमेशा का नियम रहा है बोर्ड का। 12वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन जो है सी बराबर 100 प्लस में 0.4 y है, जिसमें सी उपभोग व्यय है और वाई जो है राष्ट्रीय आय है। निवेश व्यय जो है 1100 है। परिकलन करना है आपको। तो यहाँ पर जो है क्या परिकलन करना है, राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय, दोनों चीज़ें आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में से पहला काउंट कर दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,000, और यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन का आंसर आ जाएगा आपका 900। तो इस तरह से आपको इसको परिकलन करना है, प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.65 है तथा निवेश में 90,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती है, तो कुल आय तथा कुल व्यय उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि की गणना करनी है। कितना इंक्रीज हुआ जो है कंजम्पशन में, वो आपको बताना है एक्सपेंडिचर वाले में। तो यहाँ पे के की वैल्यू आप जानते हैं इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे वाई की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू डालते ही, और हम जानते हैं वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 167 करोड़ जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो है वो आय दिया है, उपभोग व्यय दिया है, सीमांत प्रवृत्ति दी है और औसत बचत दे रखा है। इसमें डैश डैश जगह है, यहाँ पर आपको पूर्तियाँ करनी है। तो यहाँ पे जो है आंसर दिया गया, आप इनको पूर्तियाँ इस तरह से कर सकते हैं। चेक कर लेना कि ये कैसे कैसे हैं।
तो आराम से चेक कर सकते हो। पहले टेबल ये नोट करो, उसके बाद में ये आंसर नोट करो और फिर मैच करो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। 2013 में सीबीएसई में पूछा गया है, ये तालिका को पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अब बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इस तरह का आपको ये डैश डैश जो है इसको संपूर्ण करना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक अर्थव्यवस्था में जो बचत फलन है, सेविंग फंक्शन जो है आपको ये दे रखा है -100 प्लस में 0.6 y है। तो इसमें एस जो है बचत और वाई राष्ट्रीय आय है। यदि निवेश का व्यय जो है 1100 है, तब निम्नलिखित का परिकलन यानी कि ज्ञात करना है आपको। क्या है? राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर और राष्ट्रीय आय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला आंसर जो है आपका आ जाएगा 2000 और दूसरा आ जाएगा 900। इसके बाद में जो है आपका, यदि राष्ट्रीय आय 50 करोड़ तथा बचत जो है 5 करोड़ हो, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? यदि आय बढ़कर के 60 करोड़ तथा बचत बढ़कर के 9 करोड़ हो जाए, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को आपको ज्ञात करना है। सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है। दी गई वैल्यूज आपके सामने हैं, इन पहले वैल्यूज को नोट करिए कि क्या दिया गया है। सबसे पहले तो सीखिए कि आपको क्या दिया जाता है, इस चीज़ों को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद में फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ यहाँ पे यूज़ होता है आपके इकोनॉमिक्स में, बस फॉर्मूला आपको सही याद होना चाहिए। इसके बाद में आप दूसरी अवस्था जो है एपीसी की दे रखी है, एपीसी में भी आपका एमपीसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 0.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है अ, यदि राष्ट्रीय आय 80 करोड़ तथा उपभोग व्यय जो है 64 करोड़ हो और औसत बचत की प्रवृत्ति आपको निकालनी है। यदि आय बढ़कर के 100 करोड़ और उपभोग व्यय जो है ऊपर दिया गया था वो बढ़कर के जो है 78 करोड़ हो जाए, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वाई का और एस का, और फिर एपीएस निकाल देना है। उसके बाद में एपीसी निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से पूरी के पूरे जो है आंसर आप निकाल सकते हैं। शांति से एक बार स्टडी करिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। इसके बाद में है एक अर्थव्यवस्था में विनियोग जो है 1000 करोड़ रुपए, अंतिम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और 1200 रुपये जो है बढ़ के हो जाता है, जिससे कुल आय में जो है 800 रुपये की वृद्धि हो जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है एमपीसी की गणना आपको करनी है। मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम आपको निकालना है। गुणांक जो आपको पता होता है, इसमें आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं, जैक में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद में फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल दे रखा है, इस टेबल के जो खाली स्थान है, जो यहाँ पे डैसेज हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो ये टेबल है और इसका जो डैसेज आप देख रहे हैं, ये डैसेज आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप जो है न्यूमेरिकल्स को अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आपके 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आसानी से, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को टच करके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सभी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। जो बचे हुए हैं अपलोड किए जा रहे हैं। जिसके जिसके कमेंट आ रहे हैं उन उन चीज़ों को डाला जा रहा है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।